इसमें ऑलमोस्ट ना जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है ना आपका मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है ना। जितने भी मैं, एक मिनट यार, तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। ओके, दिखेगा, सही दिख रहा है ना आप लोगों को? सीधा दिख रहा है ना? हाँ सीधा ही दिख रहा होगा, और क्या। चलो ठीक है। आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है ना बिल्कुल जैम की तरह है, उससे थोड़ा भी अलग नहीं है। और इस बार हम लोग थोड़ा गेट और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने लास्ट, संतोष ने लास्ट में डिसाइड किया ना। और वैसे भी मेंबर अब जुट रहे, ऐड होते जा रहे, तो थोड़ा चीजें और बेहतर तरीके से हो जाएगी अगले बार से। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। किसने ये क्वेश्चन ट्राई किया है? ठीक है। एम नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, आइडेम्पोटेंट यही होता है ना, सही है? ठीक, 3x3 का अच्छी बात है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखना ना, ये ना चीजें जो है ना बहुत गलत करवाती है, और ये इसके लिए बहुत आसानी, मैक्सिमम चांस है कि आसानी होता है। वो आसानी इसलिए देते हैं कि आप एक्साइटेड होकर के चीजों को गलत कर दो, इसलिए देते हैं। ये कह रहा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ एम आर 0 एंड 1, ये गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है ना, तो पहला ही गलत हो गया, और क्या। नहीं, पहला सही हो जाएगा ना। आइगन वैल्यू और मोटी आइडेंटिटी की ना। नहीं, 0 और 1 होता है ना आइडेंटिटी में। जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, तो क्या जीरो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 है, जबकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंडीशन को। यहाँ पर एंड लिखा, और होना चाहिए था ना। क्या मैं सही हूं? मुझे नहीं पता, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप खुद ही जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामेटिकली है ना। और a इक्वल टू आई ले लीजिए, इसका तो आइगन वैल्यू केवल 1 है। और एक ये ले लीजिए 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आइडेम्पोटेंट है, इसका आइगन वैल्यू 0 एंड 1 है। हाँ बोलिए। इन जनरल बात किया है तो 0 भी हो सकती है और 1। तो यहाँ पर और होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ ना। इसका आंसर जी में लेकिन डी दिया है वो। ओ, आंसर डी दिया है, लेकिन डी हाँ। आंसर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर लिख देंगे तो एक बार कंफर्म कर लेते, ठीक है ना, एक बार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि क्या। ओके, नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट कर रहा है, एक मिनट है, यहाँ ना नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट कर रहा है, या नॉन जीरो चलो फिर भी 0 0 1, इसका तो आइगन वैल्यू 0 नहीं है ना, नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट कर रहा है, तो चलो ये तो नॉन जीरो हो गया। आइडेंटिटी में से ले सकते हैं। हाँ आइडेंटिटी, तो इसका आइगन वैल्यू केवल 1 ही है ना, 0 तो है नहीं, तो यहाँ 0 एंड दे दिया है ना, ये तो सही है। आइडेम्पोटेंट का ट्रेस और ये आपस में इक्वल होता है, रैंक और ट्रेस आपस में इक्वल होता है। फिर ये भी, कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो वो भी आई माइनस एम। हाँ तो ये भी आइडेम्पोटेंट ही होगा।
अब ये हमें चेक करना है ना i प्लस एम का इनवर्स। तो एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना m की वैल्यू ना इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू i प्लस एम का आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, या तो 1 या 2 या केवल 2 होगा, ठीक है ना। तो मैंने 1 2 ले लिया, तो इसके इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा और 1/2 होगा एम इनवर्स का आइगन वैल्यू। और इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू डिफरेंट आ रहा है ना, तो ये तो दोनों मैच नहीं होते, तो डी ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब यहाँ प्रायोरिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि कायदे से देखा जाए तो ऑप्शन ए भी गलत ही है, यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए भी गलत है, यानी मल्टी सेलेक्टेड होगा तो ए भी गलत हो जाएगा। अब बात है प्रायोरिटी की, तो इसकी प्रायोरिटी ये तो थोड़ा सही होने के करीब है ना, यानी एक मिनट, लेट एम बी और 3x3 आइडेम्पोटेंट, यानी यहाँ पर देयर एग्जिस्ट लिखना चाहिए था, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ज्यादा सही हो जाता। खैर चलो, तो देखो ये भी मान लो कि 0 और 1 है, एंड को और मान लो कुछ देर के लिए, क्या है दिक्कत है, और ये तो प्रॉपर्टी ही होता है। तो जब ये आइडेम्पोटेंट है तो देखो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो चेक किया था, ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ता है, शायद पता नहीं, मैं ये एग्जाम नहीं दिया था, जब मैं बच्चों को डिस्कस कराया था तो मैंने चेक किया था, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जाए में मैं पूछ चुका हूँ। तो ये यदि इसके इक्वल आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, यही है ना। तो यहाँ पर i का स्क्वायर i हो जाएगा -2m, और m का स्क्वायर m बाई प्रॉपर्टी, i प्लस m हो गया ना, सॉरी i माइनस m हो गया, तो हो गया आइडेम्पोटेंट, ये भी ट्रू हो गया, ये भी हो गया। अब देखा जाइए तो ये भी गलत, ये गलत है, हमने चेक कर लिया, आइगन वैल्यू से मैंने वेरीफाई कर लिया, इसको मैं आइगन वैल्यू से वेरीफाई कर लिया कि ये गलत हो रहा है। अब देखिए गलत, आपको सर मान लीजिए कि यहाँ जैसे आप कह रहे थे कि 1 1 आइगन वैल्यू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में बतलाया ना, एक बार आप 1 1 यहाँ आइगन वैल्यू लेकर के चेक कीजिए, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 2 2 हो जाएगा, i प्लस एम का, ये यदि m का आइगन वैल्यू है तो i प्लस एम का आइगन वैल्यू क्या होता है, सम होता है, यानी कहने का मतलब यदि आपको a का आइगन वैल्यू मालूम है तो i के प्लस a का जो आइगन वैल्यू होगा ना, इसके आइगन वैल्यू प्लस k होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। यदि इसमें k टाइम्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ सॉरी, यदि a ये है तो k टाइम्स a का आइगन वैल्यू k टाइम्स लेमडा होता है। लेकिन यदि आपको a और b का आइगन वैल्यू मालूम है तो a प्लस b का आइगन वैल्यू ये लिखना गलत हो जाता है, ये गलत है, यह इन जनरल ट्रू नहीं है, यह केवल आइडेंटिटी के साथ ट्रू है, व्हेन b इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पूछ सकता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया जा सकता है ना आईआईटी के द्वारा, क्योंकि जब आप इस चीज को यूज कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आई आइडेंटिटी है, देन ये लिख रहे हैं, तो जो दिमाग के अंदर का जो प्रोसेस चल रहा है यहां से यहां आने के लिए, उसी को स्टेटमेंट बना करके 4 ऑप्शन दे सकता है और आपसे गलतियां करा सकता है। तो मैं यहाँ था 2 2 ले लीजिए, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स का आइगन वैल्यू, यानी a का आइगन वैल्यू मालूम है तो a इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी i प्लस m इनवर्स का आइगन वैल्यू हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब देखिए इसका इक्वल होगा किसी भी काल में, कभी इक्वल नहीं होगा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, -1 -1 -1, यानी दूर दूर तक का रिलेशन नहीं आ रहा। या आप 0 भी ले लीजिए, इसका आइगन वैल्यू 0 0 ले लीजिए, तो वो 0 के केस में इक्वल हो जा रहा है, नहीं, हाँ नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हम m को 0 0 नहीं ले सकते हैं, यानी यह स्टेटमेंट किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है, यह कुछ मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो जा रहा है। तो प्रायोरिटी की बात आ जाती है ना, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री +2 में पढ़ा होगा, तो वहां भी कुछ प्रायोरिटी देते हैं ना चीजों को, नोमेनक्लेचर वगैरह करते समय, याद आ रहा है क्या कुछ, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो किया होगा ना +2 में केमिस्ट्री। यस सर। हाँ, तो अब वही समझ लो कि यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। ये ऑप्शन डी जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है, और यह कुछ मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन ए भी गलत ही है, लेकिन हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि यह किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है, मीन्स ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे।
और आइडेम्पोटेंट आईआईटी के लिए बहुत प्यारा है क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आए, आप देख लीजिए, यदि आप देखिएगा तो हर साल क्वेश्चंस आया है आइडेम्पोटेंट। हाँ बोलिए। स्टैटिस्टिक्स में जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है ना, हम्म। तो आइडेम्पोटेंट और ऑर्थोगोनल में चलती है, इसीलिए आइडेम्पोटेंट और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछता है। ओके, इसीलिए इसीलिए उसको इससे प्यार हो गया नहीं। अच्छा ठीक। एक्चुअली में लीनियर अलजेब्रा में आइडेम्पोटेंट और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत रिसर्च वो है, तो इसीलिए उससे क्वेश्चन पूछता है। आज क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में मेरे लैपटॉप में दुनिया भर का वायरस आ गया। एक कोई डेविड नाम का कैलकुलस का बुक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट और ऑर्थोगोनल, ये तीन से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। ओके। हम लोगों के असाइनमेंट में भी वही क्वेश्चन दिए जाते थे और अदर मैट्रिक्स नहीं दिए जाते। जानते एक क्विज है ऑनलाइन यूएसए का, 370 डॉलर है एक क्विज का। मान समझ लो कि कितना हजार का, कुछ ज्यादा हो जाएगा नहीं। एक क्विज में पता नहीं कितने क्वेश्चन रहेंगे, एक क्विज का उतना दाम। 1 घंटे 3 घंटे का क्विज है, कुछ ज्यादा हो जाएगा नहीं। हाँ, सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कंसीडर द वेक्टर्स इतना। वो आईआईटी वाले उन्हीं लोगों से क्वेश्चंस बनवाते हैं, उन्हीं का ये काम है। v इक्वल टू ये है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान देना, दो पैरामीटर होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पैरामीटर होता है, ए और बी, यानी इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 2 है, और इसका बेसिस क्या है, 1 कमा आयोटा इसका बेसिस है। इस सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिस ये है, ठीक है। तो v डिनोट c डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कंसीडर द वेक्टर्स v इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, a कमा b कमा c, और ये सभी के सभी c में लाई कर रहा है। तो v का डायमेंशन कितना हो जाए, यदि इन जनरल हम बात करें तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, यदि हम इन जनरल बात करें, यानी यह कंडीशन अप्लाई ना करे तो 6 हो जाएगा। अब a प्लस बी कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 है एंड b प्लस सी कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से पूछ रहा है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, अच्छी बात है, यानी फील्ड रियल नंबर है। मैंने फील्ड कहने का मतलब कि जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी का दूसरा नाम फील्ड है। तो फील्ड वर्ड से डरना नहीं है, यह ना डराने के लिए दे देता है, तो इससे डरना नहीं। जो आप स्केलर यूज करते हो ना, अल्फा टाइम्स वी या बीटा टाइम्स वी, तो ये जो अल्फा बीटा होता है ना, वो स्केलर होता है। तो स्केलर रियल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो जो क्वेश्चन में मेंशन होता है हम वही चूज करते हैं, तो वो मेंशन होता है, भले आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते हो ना, और आपको रियल चूज करने की आदत है, तो इसलिए आप हमेशा रियल ही चूज कर लेते हैं। लेकिन वो मेंशन होता है इसलिए आप रियल चूज करते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स कहीं गलती से बोल दे तो हमें कॉम्प्लेक्स चूज करना होगा, तो यहां पर रियल दिया। वेयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z and z bar, okay, where for any complex number z बार डिनोट द कॉन्जुगेट, ठीक है। और ये भी यानी स्टोरी बना दिया हर चीज को डिफाइन करके। देन द बेसिस ऑफ v का बेसिस क्या होगा, v का बेसिस, तो मुझे ये बतलाइए a के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b कॉन्जुगेट माइनस लिख सकता हूँ ना, और b के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b के जगह पर एक मिनट थोड़ा इसको इक्वल करना होगा ना, b प्लस सी कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो c क्या हो जाएगा, b कॉन्जुगेट प्लस c इक्वल टू 0, यानी c को क्या लिख सकता हूं, माइनस b का कॉन्जुगेट। ये समझ में आया। मैं ना पैरामीटर्स को रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये जो कंडीशन दिया है, तो यहां से मैं a को ये जो रिलेशन है इसको मैं यहां लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया। अब यहाँ पे ये आ गया, तो अब c को कैसे रिप्लेस करना, हमें c मालूम है ना, तो इसलिए मैंने दोनों पर कंजुगेट अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब ये हो गया। अब इसका बेसिस निकालना, इसका बेसिस, तो इसका बेसिस क्या होगा, इसको को लिख लीजिए माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स आई वाई माइनस एक्स माइनस आई, यानी मैंने b इक्वल टू ये चूज कर लिया, ये जहां पे x और y क्या है, रियल नंबर है।
अब इसका बेसिस निकालना है, तो बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक, बोलिए। आप कंजुगेट लेके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा ना थोड़ा सा। कॉन्जुगेट लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहाँ? कंजुगेट एक्स माइनस आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स। ओके ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ना। हाँ ये बी है ना, तो बी का कॉन्जुगेट ये होगा, अब सही है ना। अब हाँ। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिस निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे बेस्ट वे ये है ना कि आप एक पैरामीटर को छोड़ करके सबको जीरो पुट कर दो। एक पैरामीटर को फिक्स कीजिए और उसके जगह पर 1 पुट कीजिए और बाकी पैरामीटर के जगह पर 0 पुट कीजिए। तो यहाँ पर 2 ही पैरामीटर है, तो मैं x पैरामीटर को फिक्स कर रहा हूँ। तो जब आप x पैरामीटर को फिक्स कीजिएगा, x पैरामीटर को फिक्स कीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब हम x पैरामीटर को फिक्स करेंगे तो क्या क्या बचेगा, -1 में x के जगह पर 1 पुट कर रहा हूं, 0 1 और -1, ठीक है। अब सेकेंड टाइम आपने x का यूज कर लिया ना, यानी x पैरामीटर का यूज हो गया, तो अब हम y का यूज करेंगे, यानी अब मैं x को जगह पर 0 पुट करूंगा और y की जगह पर 1 पुट करूंगा, तो आयोटा, यहां पर आयोटा और आयोटा, ये आपका बेसिस का एलिमेंट होगा, बेसिस ऑफ वेक्टर भी। चेक कर लीजिए कोई मैच कर रहा है क्या, ये मैच कर रहा है ना, देखिए। तो इसमें माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस काम तीनों एलिमेंट में होना चाहिए, किसी सिंगल एलिमेंट में नहीं। इसमें इसको आप फ्री छोड़ सकते हैं, तो इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 -1, यानी जैसा चाहिए वैसे। यदि यहाँ 2 2 होता तो मैं यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये कितना आसान दिया, और ट्रू ही पूछ रहा है ना, तो हो गया, पहला ऑप्शन है। बहुत आसान आ रहा है ना क्वेश्चन, मैथ का आसान नहीं आता है, टफ नहीं आता है, चाहे जैम का एग्जाम हो और या स्टैट्स का, और हर क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है ना। बस आपको डिफिनीशन पर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको डिफिनीशन पर विश्वास है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। यदि आप डायरेक्ट टिक करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन टफ है, इजी क्वेश्चन भी आपके लिए टफ है। और लड़कों का माइंडसेट क्या होता है, क्वेश्चंस को डायरेक्ट टिक करना, कि मैं पढ़ू नहीं कि टिक कर दूं, वो डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाते हैं। और इसके जो यहां तक से यहां तक जो आने का प्रोसेस है, उसको करना ही नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए पेपर टफ होता है। और ये आदत डालना पड़ता है, और ये आप जिस दिन आदत डाल लेंगे, आपसे ना 30 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, या 35 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। ये भी इजी है, हो जाएगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था ना। हम इसको एक वेरिएबल में बदल लेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल, आप कहोगे लैग्रेंज, हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। जब उसके बिना क्वेश्चंस हो रहा है तो हम उसका यूज क्यों ही करें। तो हमें आता है 1 वेरिएबल, तो हम इसको 1 वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करना इजी है ना, सॉरी वाई स्क्वायर पुट करना इजी है, तो मैं वाई स्क्वायर पुट करूंगा। सही है ना, सही पुट किया हूं, देख लेना, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब यहां पुट करने के बाद ना, अब हमें x का रेंज भी चाहिए कि x कहां से कहां तक होगा। तो ये क्या है, ये हाइपरबोला है ना, ये हाइपरबोला है, तो इस टाइप से होगा और इस टाइप से होगा। ये हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे ही होता है, थोड़ा अच्छे से प्लॉट कर दूं यदि, तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से। यानी ये कहां पर कट करेगा, y को 0 पुट कीजिए, या यदि ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, माना कि आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना, मैं मान लिया कि ये भी नहीं पता है, हटा, इसको गोली मारिए, ये हमें नहीं पता है कि ऐसा ग्राफ होता है, क्या आता है, या हाइपरबोला है कि नहीं, हमें ये भी मालूम नहीं। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये बताइए, आप एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, सही है ना। अब मुझे बताइए कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 4 होगा ना। अब यहां से x निकल गया तो x क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -2 या x ग्रेटर देन इक्वल, यानी इस x के लिए इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। समझ में आया ये? ठीक, तो अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो कैसे निकालेंगे, यानी हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो f डैश इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इक्वल टू -3। देखिए इसमें लाई कर रहा है ना, तो x इक्वल टू -3 पुट कर दीजिए। क्या आएगा पुट करने के बाद बतलाइए, 9 -18 -4 कितना हो रहा है, -9 -30। चेक कर लीजिए द मिनिमम वैल्यू ये हो गया ना, क्योंकि ये पैराबोला होगा ना तो मिनिमम ही मिलेगा ना। कहां पर मिलेगा, और ग्राफ ये किसके लिए हम प्लॉट करेंगे, -2 से -2 के लिए, तो इसको यहां से काट देंगे, यानी इधर के लिए और इधर के लिए। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसके लिए चेक कर लेना आप -2 और 2 पर क्या आउटपुट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये x एक्सिस के ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये आपसे एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन देगा पुट करने के लिए देगा, आप इजीली उसको वन वेरिएबल में या पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन से राइज हो सकता है कि क्या इसको मैं पोलर फॉर्म से कर सकता हूं, तो पोलर फॉर्म से करने के लिए ना वो सर्कल में चेंज होना चाहिए या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, x इक्वल टू सेक थीटा और y इक्वल टू टाइन थीटा पुट कर दीजिए। और जैसे पुट कीजिएगा यहाँ पर भी तामझाम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमें साइन और कॉस के फॉर्म में सॉल्व करना हमारे लिए इजी होता है, सेक और टाइन के फॉर्म में सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। अब कहोगे नहीं सर मैं वैसे ही करूंगा, तो आपकी मर्जी, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यही क्लिक किया, वहां क्या क्लिक करेगा हमें पता है, कुछ भी नहीं पता है, वो तो एग्जाम का कंडीशन बतलाएगा ना। तो मान लीजिए कि आपके मन में कुछ ऐसा ही हलचल हुआ और आपने ये पुट कर दिया, तो मैं चेक कर रहा हूं कि यहाँ से रास्ता निकल रहा है कि नहीं, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हम यहाँ से भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मान लो कि हमेशा यहाँ से रास्ता फंस रहा है तो हम यहाँ से नहीं चलेंगे, तो ये हम वहां पर सोच करके ना जाएंगे, ना कि वहां पर सोचेंगे। वैसे आपको ज्यादा क्वेश्चंस करना नहीं है तो सोचने के लिए टाइम तो भरपूर है, आप वहां पर भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 सेक स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस 4 थीटा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये मैं गलत लिख दिया हूं, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यानी 2 सेक थीटा माई प्लस 4 tan स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको वन वेरिएबल में चेंज करना होगा ना, ये 2 वेरिएबल है, एक tan है और एक सेक है, एक tan है। तो आप tan को क्या लिख सकते हो, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, सही है। और यहाँ 6 बचा है तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, आपसे हो जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा ना परफेक्ट स्क्वायर बना करके सेक में। तो सेक की मिनिमम वैल्यू चेक कर लीजिएगा या क्या हम पुट कर सकते हैं ताकि ये मिनिमम हो जाए। तो यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है तो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा माइनस 1। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस
2 इंटू 3/2 सेक, अरे भाई तू क्यों स्क्वायर आ जा रहा है, थीटा प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 को अंदर ले लेता हूँ, 4 इंटू लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 13। सही लिखा हूं ना? सही लिखा हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी मिनिमम चाहिए। तो यह मिनिमम कब होगा, जब यह मिनिमम होगा। तो यह मिनिमम इसका 0 हो सकता है ना, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन -1 होता है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 होता है। यानी कोई ना कोई ऐसा एक थीटा मिल जाएगा जिसके लिए सेक थीटा इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। स्क्वायर है तो 0 ही होगा ना, सीधा ही। क्या बोलिए, मतलब वो स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर टाइप फंक्शन है तो उसकी नहीं तो उसके लिए वैल्यूज मिलना भी तो चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ साइन थीटा होता तो, मान लीजिए कि सपोज डेट आपने चेंज किया और यहाँ पर साइन थीटा हो गया, तो आप कैसे कीजिएगा, तब साइन थीटा की वैल्यू देखना पड़ेगा। हाँ साइन थीटा के मिनिमम वैल्यू पुट कीजिएगा ना, यस। या इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, क्योंकि स्क्वायर भी है, ये ध्यान देना स्क्वायर भी है। और मान लीजिए कि आप बीच में माइनस होता तो ऐसे ही गलती होती है। ये ना छोटी छोटी गलतियों का जड़ है जिसको हमें ध्यान देना होता है, ये सोचना होता है तो ही गलती नहीं होगा। ऐसे आप जाइएगा तो गलत हो जाएगा, या आपका डिफिनीशन से चलने की आदत हो। यदि आप डिफिनीशन को पकड़ के चल रहे एक एक स्टेप, यदि आप मम्मी पापा का उंगली पकड़ के चल रहे हैं या दादा दादी का, तो क्या आप कभी गिरिएगा, कभी नहीं गिर सकते, ठीक है ना। छोड़ के चलते हैं हम तो ही गिरते हैं। कहने का मतलब कि डिफिनेशन आपका दादा दादी या मम्मी पापा की तरह है, यदि उनका उंगली पकड़ के चलिएगा तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। तो साइन थीटा, अब यहाँ स्क्वायर भी है, तब ऐसा नहीं कि जो जो उसमें -1 पुट कर दीजिएगा, 1 पुट करिएगा। 1 पुट करने से क्या आएगा, -1/2, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, यानी 1 हो जाएगा टोटल, यानी -12 मिनिमम हो जाएगा। तो बस मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मिला जुला के हो गया। ये कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा था 2020 में, बस डायमेंशन बढ़ा दिया था ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा पोलर से करते हैं, हमेशा हमेशा पोलर से कीजिएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा आपसे, कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहली बात कि देखिए 0 पुट करने से 0/0 हो रहा है ना, तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, और जैसे रेशनलाइज कीजिएगा मुझे लग रहा है कि टर्म कैंसल आउट हो जाएगा ना, जिसके चलते 0 हो रहा है ना। यानी जो आप 1 वेरिएबल का यदि आप क्वेश्चंस किए होंगे रेशनलाइजेशन का, तो देखिए उसी पर डिटो फिट कर दिया। यानी कुछ ऐसा होता है, x अपॉन, यहां पर होता है आपका x अपॉन, कुछ होता है x अपॉन, यहां पर दे देगा x² प्लस 64 माइनस 8, कुछ ऐसा ही दे दिया है, सपोज कुछ ऐसा ही दे दिया। और इसी चीज को किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जब यह हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कर लीजिएगा, कराना पड़ेगा कि हो जाएगा, हो जाएगा। और बाकी लोग आप करवा दो एक बार, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ये तो पहले 0/0 हो रहा है, कुछ अजीब सा, और यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है यार, यहाँ तो रेशनलाइज हो रहा है, तो आप रेशनलाइज कर देना। तो जब सेम यहाँ पर कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² इंटू
समझ में आया आपको? अब ये कैंसल आउट हो गया और ये भी हो गया। तब जिसके चलते 0 बन रहा था वो तो प्रॉब्लम ही हट गया ना। अब आप यहाँ पे 0 0 पुट कीजिए, तो 0 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 + 8 क्या आ गया? 16। तो हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अंकल बहुत इजी पूछ लेता है, कभी कभी बहुत टफ पूछ नहीं लेता नहीं, है। हमेशा इजी आता है, बस ना आप लोग डिफिनीशन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, इसलिए टफ आता है आपको लगता है। मैक्सिमम केस में इजी होता है, यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अब जैसे यही को इसमें क्या है, ये किसको नहीं करने आएगा बताइए तो? यहाँ पर ये ना, ये जानते हैं क्वेश्चन कहाँ के है? ये आईआईटी दिल्ली के असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और 2020 में किसने पेपर सेट किया था? आईआईटी दिल्ली ने पेपर सेट किया था। तो मेरा दोस्त कर और के गया था आईआईटी दिल्ली का असाइनमेंट, क्योंकि हम लोग आईआईटी दिल्ली से ही पढ़े हैं ना, तो उसका सारा असाइनमेंट हमारे पास है, जो भी वहां मिला था। तो वहां से डायरेक्ट 4 या 5 क्वेश्चन टकराया था डिट्टो। तो बस केवल टिक करके आना था, उसका हो भी गया था, पहली बार दिया था। तो ये उसी का क्वेश्चन है असाइनमेंट का, मैं भी आप लोगों को पूछा हूँ टेस्ट में, तो वही का क्वेश्चन था। हाँ हाँ रोहित, ये एससी गुप्ता में भी क्वेश्चन है यही। और गुप्ता में, हाँ तो वो एसी गुप्ता को ही छापे, एसी गुप्ता में नहीं, वो एसी गुप्ता में होगा, लेकिन एक साहू की बुक है, उन्होंने वहां से सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया है, ठीक है ना? तो उन्होंने अपना उसमें भी है, उसमें भी है। उन्होंने 5/6 आ रहा है सर इसका। हाँ मिस पता नहीं, निकालना होगा, आप निकाल लीजिएगा। ये 0 पर प्रोबेबिलिटी है, ये 1 पर प्रोबेबिलिटी है, 1 2। ये 2 पर है, और ये 3 पर प्रोबेबिलिटी है, तो फिर वो कर लीजिए। और पता नहीं, ये सब मुझे नहीं आता है, ये सब संतोष सर करा देंगे। हाँ वो सब करा देंगे। और कहीं मैथ का क्वेश्चन है जिंदा, हाँ ये सब तो शायद करा किया, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना, तो ये शायद इसको ना उसमें चेंज करना होगा ना, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। नहीं हाँ ये ना कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा। देखो मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो आसान है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो ये साइन 2t हो जाएगा, अपॉन में 2t हो गया, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई, और साइन 2t को हमें कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, मुझे पता है कि आयोटा के फॉर्म में होता है ना, आयोटा इंटू टी के फॉर्म में होता है, तो मुझे वहां तक इसको खींच करके लेके जाना है। तो ये क्या आ गया, ये 2-3 स्टेप आगे आ गया है, हम इसको पीछे लेकर के जा रहे हैं। तो आईआईटी का क्वेश्चन 2 टाइप से होता है, देखिएगा कभी ध्यान से। कभी वो ना यहां से लेकर के यहां पहुंचता है, और इसको खींच करके हम यहाँ लाते हैं जो जानते हैं। कभी कभी वो क्या करेगा ना, कि वो पहले ही यहाँ आकर के बैठ जाएगा, हम इसको खींच करके यहाँ लाते हैं, क्योंकि हमें यही मालूम है, हमें ये मालूम है, और ये क्या है, डिफिनीशन है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखता है हमेशा, ये कि मतलब बीच का स्टेप लिख देगा। तो वो वही करता है, ठीक है? अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि e⁻it प्लस e⁻−id क्या होता है? हाँ पहली बात की आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप सोच पाइएगा, नहीं तो नहीं सोच पाइएगा। cos t माइनस आयोटा साइन t, ये होता है। ये हम लोग +2 में पढ़े हैं, ठीक है ना, काफी अच्छे से पढ़े हैं। तो यही होता है जो होता है। अब इसके बाद, अब सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो ये हो जाएगा, ये -t है, माइनस आयोटा t है, तो cos t माइनस आयोटा साइन t हो गया। अब देखिए कि यह कब आएगा, साइन 2t कब? अब t के जगह पर 2t है, तो t को 2t से रिप्लेस कर दीजिए, हो गया। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, और यहाँ भी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिल जाएगा ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म में जाएगा ना, यह यूनिफॉर्म में जाएगा, यानी यह यूनिफॉर्म का है, मुझे दिख रहा है। तो हो गया, ये कितना सिंपल था। अब ये मोड ब्रेक करना आना चाहिए, तो मैक्सिमम को तो मोड भी ब्रेक करने नहीं आता है, कि ये -3/2 से 3/2 होगा। और जहां तक मुझे पता है ना कि ये उसका सबसेट होगा, पूरा का पूरा नहीं होगा, या सबसेट भी नहीं होगा,
यहाँ मुझे लग रहा है कि -2 से 2 होगा ना, हाँ सर -2 से 2 होगा तो सबसेट हो जाएगा। यस सर। अब ये मार्कोव वगैरह नहीं, ये मल्टीवेरिएट है ना। हाँ इस बार मैं मल्टीवेरिएट पढ़ने वाला था लेकिन छोड़ छाड़ के आ गया। ये स्टोकास्टिक है, मार्कोव सब पढ़ाए थे, क्या नाम है पतिदेव उनके, मोनिका मैम के, इस बार दोनों मिलके पढ़ा रहे हैं। पति भी आधा कोर्स पढ़ाएंगे और पत्नी भी आधा कोर्स पढ़ाएंगे। सर आपको मोनिका भट्टाचार्य पढ़ाई थी क्या? मोनिका नहीं, आयान सर पढ़ाए थे, उनके पति है। आयन सर। हाँ बहुत मस्त आदमी है, सबको पास कर दिए थे। चलो ठीक है। वो प्रोमिस हमेशा करते रहते थे, मैं प्रोमिस करता हूँ कि दूंगा, प्रोमिस करता हूँ कि दूंगा। माने वो इसलिए बोलते थे कि मेरे पर विश्वास करो, जो मैं बोलूंगा वही दूंगा। तो वो बोले कि मैं जो इनसे होगा ना पूरा का पूरा असाइनमेंट ही दूंगा, और सच में वही दिए थे। और हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में देंगे, और सच में वही दिए थे। लेकिन हमने भी कुछ जुगाड़ लेकर के गए थे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन वगैरह था ना। तो उन्होंने क्या किया था ना कि थोड़ा थोड़ा डिजिट बदल दिया था, पूरा क्वेश्चन को चेंज नहीं किया था। 2 को 1 कहीं बना दिया था, यानी छोटा छोटा चेंजेस जो दिखे ही नहीं। अब हम ले करके पूरा का पूरा लपेट दिए, जो था वही, उनका सॉल्यूशन भी था वही का वही, पूरा का पूरा छाप दिए। तो छापने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा मार्क्स नहीं कट गया। नकल में भी अकल लगाना था उनके अकॉर्डिंग, हम वो लगाए ही नहीं। हाँ जो क्वेश्चंस में नकल नहीं किए थे वो पूरा का पूरा सही था, इसलिए नकल समझदारी नहीं है। हाँ तो मैं कुछ बतलाया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप केवल इस पर फोकस कीजिए, इस पर, इसको हटा दीजिए, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब भी कांस्टेंट टर्म दिखे आप उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लोकल मिनिमा लोकल, ये दो क्वेश्चन पूछ दिया है मल्टीवेरिएट से। तीन हो गया ना ये लेकर के। एक कंटिन्यूटी का पूछ दिया, मैक्सिमा पूछ दिया, ऊपर भी मैक्सिमा पूछा था। अब क्या चाहिए, 3 क्वेश्चन पूछ दिया, ये हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा, और यहाँ पर दे रखा है ना क्रिटिकल पॉइंट, ये करा कि एफ इज बाउंडेड, ये तो पहले ही बेवकूफ बना रहा है, बाउंडेड तो कभी होगा ही नहीं किसी भी काल में। और यहाँ पर इन जनरल चेक करना, इसलिए लोकल पूछा है, यानी यह क्रिटिकल पॉइंट होगा ना। जब ये कैंसल आउट हो गया तो ये अपने आप में क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो यही थोड़ा बहुत वहां दिमाग लगाना होता है, और बाकी आप कर लोगे। सिमिलरली एफ वाई निकाल लीजिए आप, 0 0, ये एफ वाई वाई क्या होगा, 0 होगा ना, सही हो। और एफ एक्स वाई निकाल लीजिए, एफ एक्स वाई निकाल, देखिए यहाँ पर r इंटू टी 0 हो जाएगा ना, तो पॉइंट पुट करने का कोई मतलब नहीं है। तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -6x², तो ये लेस देन 0 हो गया ना, सॉरी rt माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया ना, क्योंकि ये 0 हो गया और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो माइनस, और एस 0 होगा नहीं इस पॉइंट पर, ये नॉन जीरो पॉइंट है ना, तो इस पर यह 0 होगा नहीं, यानी यह क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया ना। तो हो गया, कितना आसान था, इससे भी इजी क्वेश्चन पूछेगा। यानी हमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना नहीं था, ऑटोमेटिक ये दे रखा है, बस हमें केवल उस फॉर्मूले को अप्लाई करना था। यदि किसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दिक्कत है, मान लीजिए कि आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपको मैट्रिक्स आता है ना, तो इसको मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स बनाइएगा, इसको पकड़िए 1 0 0, z और y का कोफिशिएंट क्या है, 0, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 0, y का कोफिशिएंट क्या है ये है, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट ये है, और यहाँ पर 0 है, 1/2 है, और √3/2 है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया।
अब यहाँ पर दिया है कि m इंटू एक्स, यहाँ पर एक डिफाइन कर दिया कि यह एक m इंटू एक्स गिवन है, यानी यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, चेक कर लीजिए। माना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, जैसे मैं जब जैम की तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, लेकिन पढ़ते 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 15 से 20 बार पढ़ा, फिर भी कोई बतलाने वाला था नहीं, तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे लिए नया था और मैं गांव पर था। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि अच्छा, जब बहुत बार बार पढ़ने से चीजें दिखने लगती है ना, तो पता चला कि ये सब कुछ मैट्रिक्स से कनेक्टेड है। कि गोली मारो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, मुझे मैट्रिक्स आता है ना, मैं मैट्रिक्स से कनेक्ट कर लूंगा। और जैसे मैट्रिक्स से कनेक्ट कर दिया, सारा का सारा मैं क्वेश्चन करके आया था, जैम 2016 में हो गया था मैट्रिक्स से कनेक्ट करके। तो एक नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स हो गया, कम है। जहां पर 5 मार्क्स होने वाला था वहां 8 मार्क्स हो गया, तो बहुत है ना, 3 मार्क्स का फायदा हो गया। तो देखते हैं आपका ये होता है कि नहीं। हाँ बोलिए। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इजी रहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ, इसका ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। तो उस तरह x का मल्टीप्लाई y, इस तरह बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान देना, एक्स वाई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल नंबर भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ही है ना, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो आप रियल नंबर मान के कर दो, और रियल नंबर के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है। यदि रियल नंबर से दो ऑप्शन ट्रू हो रहा है और 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, सपोज 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तब हमारे पास 2 ही बचा ना, तो अब सही होने का चांस 50-50 हो गया। पहले सही होने का चांस 25% था, 1/4 था, अब 1/2 हो गया। तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना। यदि क्लिक नहीं किया तो, यदि क्लिक कर गया, दिमाग उमाग लग गया, तो अच्छी बात है। हाँ, तो माना कि यही है हमारे पास, तो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर इज सच दैट इतना इक्वल टू इतना। तो यह क्या है, ये किसका का डिफिनीशन है, एम एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है, यह आइगन वैल्यू हो गया ना। क्या अब आप चेक कीजिए कि क्या इसका -1 आइगन वैल्यू होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना आसान है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यह दोनों एलिमेंट 0 है, तो 1 आइगन वैल्यू हो रहा है ना, -1। देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 आइगन वैल्यू होगा, या चेक कर लीजिए ना, मुझे लग रहा है कि 1 आइगन वैल्यू होगा। तो एक होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, ये होगा ना, सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए इक्वल टू 0 करके आइगन वैल्यू -1 आ रहा है कि नहीं, एक 1 आएगा और एक तो 1 तो आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3x और प्लस 1 आ रहा है, यही ना, यानी -1 आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये गलत हो गया ना। यानी ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा i ओमेगा माइनस i स्क्वायर ओमेगा मान सकता है, मतलब ऐसा कोई भी x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी है, ये आइगन वेक्टर हो गया, और ये यानी -1 आइगन वैल्यू होगा, ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं। तो इस सब को हटाओ, ये सब कचरा को, यानी ऑप्शन ए गायब हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी पर आता है। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप नहीं पढ़े उससे आप क्यों टकराओगे, ठीक है ना। लेकिन यदि हम मैट्रिक्स, चूंकि हमें मैट्रिक्स आता है, अब जैम को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो मैट्रिक्स वगैरह आता है, तो मैट्रिक्स तो मान सकते हैं ना, टी भी एक तरह का मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है कि t² = i, ये चेक करना इजी है ना हमारे लिए, हम एलिमिनेशन मेथड भी तो लगा सकते हैं, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या i आ रहा है, आप लोगों ने चेक किया है, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो भाई नहीं आ रहा है, तो पता नहीं, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ।
नहीं आ रहा है, 1 तो यहाँ आ गया, फिर 0 0 0 भी आ गया, बच गया 0 0 भी आ गया। अच्छा, और ये 0√3 यानी 3/4 हो गया, माइनस, ओके यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो -1/4 हो गया। यही ना, यहीं पर गड़बड़ हो जा रहा है ना ये। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए इसको 0, इसको यहाँ √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4 आएगा, और यहाँ पर -1 से 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1/4 आएगा। तो यहीं पर चीजें मिस हो जाएगी, तो हटाओ, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गया, यानी ऑप्शन ए और बी, डी गया। अब बच गया बीच का, तो बीच का क्या सीन है चेक करते हैं। अब कह रहा है कि T इज डायगोनलाइजेबल, तो T डायगोनलाइजेबल हो रहा है ना, क्योंकि इसके बाद तीनों के तीनों आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम लिख रहे थे तो तीनों के तीनों आइगन वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा ना। क्या आ रहा था, मीन्स आएगा ही, क्योंकि एक 1 - x मिला था और x² - √3x + 1 मिला था, यही ना। तो इसका 1 आइगन वैल्यू होगा, तो यानी आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं हो रहा है, तीनों के तीनों आइगन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो हो गया ऑप्शन सी। यार कितना आसान था, यानी ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी जो मैं आपको बतलाया था डायगोनलाइजेबल का कंसेप्ट, वो पास हो गया। तो देख रहे हो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। आप ना किसी भी दो पेपर को तरीके से कर लीजिए ना, केवल उसका 50-50% भी कर लीजिए, केवल दो पेपर को एग्जाम के पहले। यानी आप 1 फरवरी से बैठना, और कब एग्जाम है, 12 फरवरी को एग्जाम है ना, 12 फरवरी तक केवल 2 ही 3 पेपर करना, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 40-35 मार्क्स इजीली आ जाएगा। क्योंकि वही कॉन्सेप्ट उस दिन आएगा। या किसी भी जैम के 2-3 पेपर को कर लीजिए, तो जो चौथा पेपर होगा ना, उसी 3 के कंसेप्ट के बेस पर होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो यहां पर आता हूं, ये भी मैं क्वेश्चन जैम वालों को करा चुका हूं सर। ये क्या है, फॉर द रियल नंबर ए बी एंड सी लेट m इक्वल टू, ये दे रखा है, तो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें बतलाना है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, ए बी सी क्या है, रियल वैल्यूज है ना, ए बी सी रियल दे रखा है, अच्छी बात है। ये तो नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ये कह रहा है कि रैंक ऑफ m इक्वल टू 3 फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि आप ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो रैंक ऑफ m क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। क्या ये कहना ट्रू है, यानी आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए ना, डिटर्मिनेंट इजीली निकल सकता है ना, सही है, सॉरी इस टाइप से। तो क्या आ जाएगा, AC माइनस AC, तो रैंक तो कभी 3 हो ही नहीं सकता है। रैंक 3 का मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब कि रैंक लेस देन 3। पहला और दूसरा कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है ना, C से मल्टीप्लाई पहले कॉलम में लिनियरली। सर अगर एक को 0 रख लेते हैं तो रो पूरी 0 हो जाएगी। हाँ ये भी है, यदि हम a को 0 पुट कर देते हैं तो रो इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि a प्लस सी, इफ a प्लस सी इक्वल टू 0 देन m इज डायगोनलाइजेबल फॉर एवरी b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कह रहा है कि यदि a प्लस सी को हम 0 कर दें, यानी a प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स माइनस सी हो जाएगा ना, a इक्वल टू, आप पुट करके चेक कीजिए तो माइनस सी स्क्वायर 0 1 सी 0 बी सी 1, ये आएगा ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा।
फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यदि मान लीजिए कि हम फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर डायगोनलाइजेबल, तो इसका आइगन वैल्यू हम निकाल लें एक बार, या बी इक्वल टू जीरो। तो बी इक्वल टू जीरो पुट करने से क्या आ रहा है, डायगोनलाइजेबल आ रहा है क्या? तो एक काम करते हैं ना, हम आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालना आसान ही है मुझे लग रहा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। तो किसके अबाउट ब्रेक कर लेंगे, इसके अबाउट। 1 माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस एक्स का होल, माइनस एक सी काम करता हूँ यहाँ से ना, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सही है ना? जी। और यहाँ माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, जीरो हो गया। अब ये सी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बी का तो कहीं रोल ही नहीं है ना। नहीं। अब हमें, अब यहाँ पर आइगन वैल्यू रिपीट भी हो रहा है, तो अब जी। हमें जीरो के अबाउट क्या निकालना होगा, आइगन वेक्टर निकालना होगा। यानी यहाँ बी का कोई रोल नहीं है, तो फॉर ऑल बी के लिए हो जाएगा। तो अब हमें जीरो, देखिए मैं आपको बतलाया था ना कि जो आइगन वैल्यू रिपीट करेगा हमारा मेन फोकस उसी पर होगा, या तो हमें मिनिमल पोलिनोमियल पता चल जाए। तो मिनिमल पोलिनोमियल के लिए भी आपको स्क्वायरिंग वगैरह करना होगा, जो कि वो भी टाइम टेकिंग है। तो इस बेटर कि हम क्या निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। तो आइगन वेक्टर जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना हमारे लिए इजी है। तो सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, यही हमारे पास है, सॉल्व कीजिए। माइनस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर वाई और जीरो, सही है ना, ये भी जीरो होगा। फिर एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो, अच्छी बात है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो इसमें यदि मैं सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये इधर नॉन जीरो है, सॉरी इधर जीरो है ना, तो इसलिए इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना जरूरी नहीं है। यदि नॉन जीरो होता तो हम रो ऑपरेशन जरूर अप्लाई करते। लड़का क्या गलत करता है, स्टूडेंट क्या गलत करता है कि वो इसको भूल जाता है। जब हम रो इक्लोन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना करके करते हैं ना, इसको यहाँ शिफ्ट करके बनाते हैं। लेकिन चूंकि यह जीरो हो जाता है, इसलिए इस पर रो ऑपरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। इसलिए हम इसको इधर ही रहने देते हैं और डायरेक्ट केवल मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहाँ से हो गया आपका 1C जीरो। और एक काम करता हूँ, बी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ ना, तो बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पर 1। समझ में आया? जी। ठीक। अब ना, अब देखिए तो यहाँ पर ये हो गया जीरो, ये आ गया 1 प्लस सी वाई, और ये आ गया जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 0 0। यानी मेरा क्या आ गया, आइगन वेक्टर क्या आ गया मेरा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 0 इक्वल टू 0 सही है, यानी y इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, y इक्वल टू -1/c होना होगा, ठीक है ना, सही है। और z इक्वल टू क्या होना होगा, 0 होना होगा। यानी हमारा आइगन वेक्टर क्या आ गया, x ही फ्री है ना, ये तो फिक्स हो गया, और z भी फिक्स हो गया ना। मैं पिछले ही क्लास में कराया था ना, जब मैं डिस्कशन करा रहा था पेपर को, आपको याद होगा कि जो आ रहा था मैं लिख रहा था, और जो फ्री हो रहा है, देखो x फ्री है ना, वहां पर भी x फ्री था, आप लोगों को याद होगा, जो मैं 2019 का जो डिस्कशन करा रहा था। और यहाँ पर भी आपका क्या है, x फ्री है, और यहाँ पर z 0, यानी y और z फिक्स है और केवल y फ्री है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एक ही डायमेंशन होगा ना। यानी कहने का मतलब कि इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1 है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो क्या यह डायगोनलाइजेबल होगा,
नहीं। नहीं, तो ये भी हो गया। समझ में आया? देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट देखने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए मेरे से क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। यदि स्टेप बाय स्टेप हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं तो हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहा है, और हमें मैक्सिमम ही चाहिए, हमें 100% नहीं चाहिए। हमें 100% नहीं करना, जिसको करना है उसको करने दो। हमें केवल उतना मार्क्स चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, अच्छी खासी रैंक हो जाए, आ जाए, यानी जो हमें चाहिए वो मिल जाए, उतना ही हमारा मार्क। हमें अपना मार्क्स चाहिए, उससे हमें ज्यादा नहीं चाहिए, ना उससे कम चाहिए। तो उतने के लिए हो जाएगा। यदि आप डिफिनीशन को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सर सर इसमें इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो हमने इससे कैसे कहा कि दैट इट इज डायगोनलाइजेबल? नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉन डायगोनलाइजेबल। यह प्रॉपर्टी होता है। यदि m इक्वल टू gm होता है तो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? आप इसका प्रूफ वगैरह देख सकते हो, किसी बुक में मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब ये कह रहा है कि m हैज पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स। m has a pair of orthogonal eigenvectors for every a b c belongs to real number। यानी कह रहा है कि ये क्या रखेगा? पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स रखेगा ना। m has a pair of orthogonal eigenvectors। ये बतलाइए कि क्या पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर रखेगा, यानी दो आइगन वेक्टर्स का प्रोडक्ट फॉर ऑल ए बी सी के लिए 0 होगा। वो तो निकालने से पता चलेगा ना आइगन वेक्टर। तो इसका मुझे लग रहा है कि आइगन वैल्यू निकालना इजी है। आइगन वैल्यू क्या क्या आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, दूसरा -c AC कैंसल, एक आइगन वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है ना? और तीसरा आइगन वैल्यू क्या आएगा? यानी इसका 3 आइगन वैल्यू आ रहा है ना, इसके पास 3 आइगन वैल्यू। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? नहीं ना। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो कैसे होगा? तो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सी भी नहीं होगा। क्या यह हमें ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है ना? चेक, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ तो केस है नहीं। सही ट्रू है। सही ट्रू है, ठीक है। क्योंकि यह इफ एंड ओनली इफ केस नहीं है ना, इसलिए हमें ऑप्शन सी को चेक करना होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यह चूंकि सिमेट्रिक नहीं है तो इसके आइगन वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, यह कहना गलत हो जाएगा। वो वन वे स्टेटमेंट है, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वो वन वे है। वन वे मीन्स कि सिमेट्रिक होगा तो उसके आइगन वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। हाँ, आप कुछ बोल। वो जो कॉन्सेप्ट नॉर्मल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप। हम्म। कोई मैट्रिक्स नॉर्मल है तो उसमें जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होता है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का ना। हाँ वो होता है। आइगन वैल्यू ओके ये तो ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर कह रहा है ना, तो दो वेक्टर का डॉट 0 होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होता है, ठीक है ना? वो सिमेट्रिक या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी, और वो नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में होता है। तो नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या ये मैट्रिक्स नॉर्मल है? क्या हम कैसे बोलेंगे? नॉर्मल का प्रॉपर्टी होता है ना, नॉर्मल कांसेप्ट होता है जॉइंट ऑफ। हाँ कुछ होता है, मतलब हायर मैथमेटिक्स वाले ज्यादा जानते हैं। चलिए ठीक है, हमें मालूम नहीं है तो मैं ऑप्शन ये निकालने, ये भी गया ये भी गया, तो मैं ऑप्शन पहले डी चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ये करा कि b इक्वल टू 0, ठीक है भाई, b को मैंने 0 कर दिया और a प्लस सी इक्वल टू 1 कर दिया, तो ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है? देन m इज नॉट आइडेम्पोटेंट। ये कह रहा है कि m आइडेम्पोटेंट नहीं है। आइडेम्पोटेंट कहने का मतलब कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ये नहीं होगा, यही ना? जी। तो चेक कीजिए स्क्वायरिंग करके, ये ज्यादा आसान है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए सी 0 हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पर ए स्क्वायर सी, फिर यहाँ पर प्लस ए सी स्क्वायर,
और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 जीरो 0, इसके लिए 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 A 1 plus C। C यानी A प्लस सी हो गया। यानी मुझे लग रहा है कि आइडेम्पोटेंट आ जाएगा, आप चेक करना, क्योंकि A प्लस सी इक्वल टू 1 है ना, A प्लस सी 1 है, तो यहाँ से A कॉमन हो रहा है तो A प्लस सी 1, यहाँ से भी AC कॉमन हो रहा है तो A प्लस सी, तो AC मिल जाएगा। फिर यहाँ पर A प्लस सी इक्वल टू, यानी यह आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी नहीं हो। तो यदि यह चेक करना टफ है तो कोई बात नहीं, हमने डी को चेक कर लिया, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं ना। हो गया, समझ में आया। काफी क्वेश्चन मैथ का आया क्या 2020 में? नहीं, जितना आता है 15 क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का है। कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है यार, पता नहीं, चलो। हाँ ये, हाँ बोलिए। 15 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ओ ऐसा है क्या, लिखित है क्या कहीं? शायद ऐसा है। 15 का होता है, 70 का स्टार्ट है, ऐसा कुछ है। ओ 30% रेशियो, होता वो मैथ और एप्टीट्यूड लेता, 70% इसलिए। यानी आपका तो, यदि इसलिए मेरा मार्क्स आ गया था नहीं, चलो ठीक। एम बी 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, विथ ये मैं केवल स्टैट्स में ज्यादा नहीं किया था, मैं केवल स्टैट्स में ना यूनिवेरिएट वगैरह, और उसका भी पूरा नहीं, जो मुझे आता था सिंपल सिंपल वही मैं किया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। आप तो मेरे से लाख गुना ज्यादा जान रहे हो, तो आप तो ऐसे ही 40+ इजीली कर जाओगे। तो एम क्या है, एम 4x4 मैट्रिक्स है विथ x-1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर है, एज इट मिनिमल पोलिनोमियल। ओके, ये इसका एज इट मिनिमल पोलिनोमियल क्या कह रहा है भाई, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा है कि एज इट मिनिमल एज इट, क्या ये इसी को मिनिमल पोलिनोमियल बोल रहा है क्या ये? यस। हाँ चलिए ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखते हैं द आइगन वैल्यू ऑफ एम। ये कौन सी बेवकूफी है भाई, ये तो आइगन वैल्यू तो होगा ही, ठीक है, हमें फॉल्स चूज करना है, ठीक है ना। द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ 1 इज 3, क्या क्या, द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ 1, भाई कहाँ हो रहा है भाई, मैक्सिमम 2 ही होगा ना, क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स अजीब वाली है, तो मैंने एम इज नॉट डायगोनलाइजेबल, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में नहीं है ना, स्क्वायर है ना, ये तो ऐसे ही गया, ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू 8, 3 3 6 6 6 और ये, यानी ये नॉट डायगोनलाइजेबल ट्रू है, और ट्रेस एम, ये इतना भी इजी क्वेश्चन देगा क्या, यानी यह फॉल्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह आपका ऑप्शन होगा। इतना सिंपल दिया है नहीं, चलो ठीक है, कुछ तो दिया है। कुछ क्वेश्चन देख के हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ हर क्वेश्चन टाइम थोड़े लगा, जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इस पर आते हैं। लेट एफ, ये है ना, ये गिवन है, ये है correct where R denotes the set of all real number, then which of the following is true, यानी यह दिया है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो करने का 2 तरीका, या तो यहाँ से ब्रेक करके फिर स्टेप बाय स्टेप चलिए, या यहीं से डायरेक्ट हम चले और लिमिट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी होता है ना कंडीशन, हम उसको अप्लाई करके ब्रेक कर लेंगे। तो यह कहा कि एफ इज डिफरेंशिएबल, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले कॉन्टिन्यूटी का केस आएगा देन ना, तो हम पहले कॉन्टिन्यूटी का देखते हैं। तो एफ तो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, 2, मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और हमें ट्रू चूज करना। फिर भी देखते हैं, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x at 1, 2 does not exist. The partial derivative of x with respect to, यार ये तो सब निकालना होगा लग रहा है, रटने से काम नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, चलो। With respect to x ना, तो h tends to 0, f of क्या होगा यहाँ पर 1 plus h, 2 minus f of 1, 2 अपॉन h, यही डिफिनीशन है ना पार्शियल डेरिवेटिव चेक करने का।
तो मैंने वो डिफिनेशन लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पुट कीजिएगा तो हाँ याद आ गया। देखिए जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है ना, x और y के प्रोडक्ट में, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर चूंकि माइनस कर दिया था तो इसलिए क्लिक नहीं कर रहा था, जैसे लिखा क्लिक कर गया। जैसे x इंटू वाई के फॉर्म में रहे, चाहे इसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफरेंशिएट करके नहीं चेक करना है, बाय डिफिनीशन चेक करना है। हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बस आप बोल दिए कि डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो हम ये नहीं चेक करेंगे। चलो तो ये यहीं पर हो गया बाय रिजल्ट, या पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, या तो गलत बोल रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो गलत हो गया। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 8 8 1 2 ये मैं बतला देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पर यह निकालिएगा ना इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये पहले से ही 0 आएगा, तो 0 एग्जैक्ट 0 अपन टेंडिंग टू 0 0 ही होगा ना, तो एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट वैल्यू आ गया। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये भी एक तरह का लिमिट का क्वेश्चन है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कुछ है नहीं, एक तरह का लिमिट का क्वेश्चन है, बस आपको लिमिट पता होना चाहिए तो आप निकाल लोगे। कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस u1h कर दीजिए, कॉमा b प्लस u2h माइनस f ऑफ a कॉमा b अपॉन h वेयर u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अलोंग u1 कॉमा u2। इसको वेक्टर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट ये भी होगा। आई कैप जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, या यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो ही आप हम पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया लिमिट का, जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे आप पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद निकाल दीजिए, बाकी काम तो लिमिट का है। तो आप निकालिएगा तो क्या आएगा, a प्लस बी, ए आपका 1 है, b 2 है, और ये √2 है, यानी 1 प्लस h अपॉन √2, 2 प्लस h अपॉन √2, और f ऑफ 1, 2 क्या है, 0 है। पुट करके देख लीजिए, x के जगह पर 1 और y की जगह पर 2। तो ये, और इसको यहां से निकाल लीजिएगा पुट करके, तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, h यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, कोई बतलाइए। यहाँ पर h का मोड लीजिएगा तो क्या आएगा, इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ इम्प्लाई करके। √2 आएगा ना। हाँ यहाँ पर h अपॉन √2 आएगा, ठीक है, उसका मॉड। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 प्लस ना, यानी अंडर मॉड h अपॉन √2, अपॉन में क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर h का पावर, मॉड h का पावर क्या आ गया, 3/2 आ गया ना। अब तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ ये है और यहाँ ये तो गलत बोल रहा है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। कहा f क्वांटिटी, हाँ अब हमें a और b में से कोई एक होगा। तो कंटिन्यूटी तो है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो चेक कीजिए ये डिफरेंशिएबल है, तो fx तो 0 हो गया। अब fy निकालिए, तो fy भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप डिफिनीशन, डेरिवेटिव का डिफिनीशन अप्लाई कर दीजिए, यानी fx और fy 0 हो गया। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का भी ना फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है, बहुत बड़ा का पहाड़ नहीं है कि आपसे याद नहीं होगा। पहले ना स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले तो चेंज इन f के बारे में पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो जाएगा, a प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल है। और df, इसके बाद एक df होता है। df क्या होता है, df आपका होता है, df आपका क्या होगा, df यहाँ पर fx एट a, b इंटू, मैं पहले लिख देता हूं,
यहाँ पर x माइनस ए ना, तो यहाँ पे h आ जाएगा क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया ना, h एफ एक्स ए कमा बी प्लस के एफ वाई ए कमा बी होगा। ये होता है फॉर्मूला, यानी h ये वाला आएगा, यानी x को हम किए है ना, x को h के इक्विवेलेंट लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर y, यानी इसके साथ ये होता है। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल ये था, मैंने ये फाइनल बना दिया, जैसे वन वेरिएबल में करते हैं। वन वेरिएबल में भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी a प्लस h माइनस एफ ऑफ a, तो चेंज इन f। तो वहां वन था, वन वेरिएबल था, यहाँ टू वेरिएबल, तो चेंज इन f इन टू वेरिएबल। क्लियर है। इसके बाद ये डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, जैसे आप ये फॉर्मूला देखे होंगे, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। डी एफ आपने चेक देखा होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई, ये आपने देखा है ना, चेन रूल ना। हाँ हाँ चेन रूल, हाँ ये उसी का ये पार्ट। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी पीछे से कनेक्शन है, इसका भी और इसका भी कनेक्शन। अब इसको हमें रीअरेंज कर देना है। कैसे, अब हमें लिमिट निकालना है, किसका लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0, यानी ये डबल लिमिट है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव इन y, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सब सिंगल लिमिट में कन्वर्ट होता है, वन वेरिएबल लिमिट में, और डिफरेंशिएबिलिटी टू वेरिएबल में। तो ये क्या होगा, चेंज इन f माइनस डी एफ अपॉन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के। यदि आप ऐसे ही याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है। और इसकी लिमिट की वैल्यू यदि 0 आ गया तो हम कहेंगे कि f डिफरेंशिएबल है। अब आपको ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो अब नहीं हो जाएगा। ये क्या है, 0,0 पर, सॉरी 1,2 पर 0 है ना, तो ये df क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। fx भी 0 था, fy भी 0 था ना यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, यानी इसका रोल खत्म हो गया। अब बच गया ये f ऑफ 1 प्लस एच f ऑफ 2 प्लस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस हो गया। अब ये निकाल लीजिए, आपको फंक्शन दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के पोलर में चेंज कर लेंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होमोजीनियस है। पहले फिर भी इसको लिख लेता, तो यहाँ से मॉड h आ गया, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से मॉड k आ गया। हो गया। मैं डायरेक्ट नहीं देख रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। इसको जरूरत है पुट करने के लिए, पुट कर दिया। फिर इसके बाद तो ये आदत बनानी होती है और सोचना भी होता है, तो ही आप कर पाओगे वहां पर, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और यह लड़का इसको लाइटली लेता है और उनको एक्चुअल रीजन पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है। वो रीजन या तो एग्जाम के बाद आप बहुत सोच रहे हो क्योंकि आपने मेहनत किया है, 1 साल का आपका मेहनत है। यदि आप उस मेहनत को सीरियसली ले रहे हो और आप यह ढूंढने की कोशिश करो कि हमने आखिर गलतियां कहाँ किया, तो आपको दिखाई देगा। यदि आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो गलतियां दिखाई नहीं देगा। तो यह मुझे गलतियों का एहसास तब हुआ था जब मैं जेई एडवांस का एग्जाम देकर के आया था। यह गलतियां मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया था, लेकिन उस चीज को मैंने सीरियसली नहीं लिया, लाइटली लिया, क्योंकि अगले बार तो देना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा ही नहीं कि हमने गलत क्यों किया। और वही सेम मिस्टेक जो 2012 में रिपीट हुआ था, सेम 2013 में रिपीट हुआ। तो फिर लेकिन मैं उसके बाद संभल गया, क्योंकि उसके बाद सारा चांस था नहीं। तब केवल यही सोचने में मेरा 4 महीना 1 साल निकला कि आखिर मेरे से गलत हुआ कैसे। तो वो सब गलतियों का रीजन यही था कि मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर r टेंड्स टू 0, और स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। पहले डिफिनीशन लिखिए, फिर स्टेप बाय स्टेप। लड़का मैच करता है कि ऐसा क्वेश्चन मैं किया हूं यार, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा। वहां आपका कोई भी क्वेश्चन किया हुआ नहीं दिखेगा, ये मैं लिखित दे सकता हूं। आपको जो भी वहां दिखेगा नया ही दिखेगा। आपका एक ही चीज पुराना है,
ये सारी चीजें पुरानी है। या जो लिखने सीख गया उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो पोलर में चेंज कीजिए, तो पोलर में चेंज कीजिएगा तो यहाँ आर, हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ, तो यहाँ से r का पावर 1/2 और यहाँ से 1 यानी r का पावर 3/2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर r और यहाँ पर थीटा का फंक्शन बचेगा, तो एक r कैंसल। और यह बाउंडेड फंक्शन है ना, तो 0 इंटू बाउंडेड क्या होगा, 0 बाई सैंडविच थ्योरम। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा यहीं पर आएगा ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा, पोलर में चेंज कीजिएगा तो लिख देता हूं मॉड कॉस थीटा इंटू मॉड साइन थीटा। और ये क्या है, अभी मैक्सिमम को ये भी पता नहीं कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। जैम में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनको यह मालूम ही नहीं कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो 0 इंटू बाउंडेड क्या हो गया, 0 हो गया, तो यह डिफरेंशिएबल हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वही है कि आप लोग डायरेक्ट माने पता नहीं आपका, तो हमें पता नहीं, लेकिन अब जैम का तैयारी करा रहा हूँ प्रॉपर वैसे, तो उसका पता है। अगले बार गेट का भी पता चल जाएगा जब टेस्ट सीरीज वगैरह होगा। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, अरे यार ये भी है सिलेबस में क्या, यही तो दिक्कत है ना, इसमें डिसाइड नहीं रहता कहीं, मतलब यूनिफॉर्म से कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी कैलकुलस 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल से क्वेश्चन दे देता है, कभी लीनियर से ज्यादा दे देता है, रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करता है ना। एक्चुअली इसका सॉफ्टवेयर जो रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, क्वेश्चन कहीं से भी ज्यादा आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि किस पार्ट से ज्यादा आ सकते। देखिए जैसे आप देखेंगे उसमें लीनियर बहुत आया है, ठीक है, यदि किसी ना एल्फन बहुत आया है। हाँ, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइट होता है ना, बाउंडेड होता है, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। चेक कीजिए, गूगल कीजिए, तो इफ f डैश इज बाउंडेड देन f इज यूनिफॉर्मली लिपचिस कंडीशन बता रहे हैं आप, सही सही है ना। लिपचिस कंडीशन में अगर y के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन का वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और बाउंडेड है, तो वो यूनिफॉर्म होता ही होगा। तो बस ऑप्शन सी क्या है, बाउंडेड है, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, डिफरेंशिएट करके चेक कीजिए, तो हो गया यूनिफॉर्म। सी ऑप्शन है ना, नहीं मैंने ऑप्शन नहीं देखा इसका, चेक कीजिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे, और क्या। एक यही ऑप्शन सबसे डिफरेंट दिख रहा है ना, क्योंकि ये भी अनबाउंडेड हो रहा है, ये भी अनबाउंडेड हो रहा है, ये एक यही बाउंडेड हो रहा है। इसका डेरिवेटिव ही एक बाउंडेड हो रहा है, बाकी तीनों का डेरिवेटिव अनबाउंडेड है। क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। इसमें तो ऑप्शन होगा ही। क्वेश्चन नंबर है 30। है ना, हो गया। ऐसे तो जरूरी है कि यूनिफॉर्मली जानोगे तो ही क्वेश्चन होगा, जानता तो मैं भी नहीं हूं। जानता मैं भी नहीं हूं, फिर भी क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो हो गया, यानी एक रिजल्ट होता है, मुझे एक ही पता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पता। कुछ होता तो कुछ और सोचते, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दिमाग में मेरा एक ही है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, वो दिमाग के किसी कोने में है, तो जब दिखता है तो ही निकलता है। क्योंकि बच्चों को मैं शुरू से जैम पढ़ा रहा हूँ ना, तो उनके सिलेबस में यूनिफॉर्मली है ही नहीं, तो वो किसी दिमाग के कोने में साइलेंट हो गया, चिपक सा गया। आईआईटी क्वेश्चन हमेशा टीआईएफआर सीटीएफआर का क्वेश्चन होगा मैथ का, वहीं से उठाता है मैथ के क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में। ओके, सारे क्वेश्चन मैंने देखा कि टीआईएफआर के या तो थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया वहां, लेकिन एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी एक्स वाई इस तरह चेंज करके बना दिया है। ओके। वैसे मैं टीआईएफआर का सारे क्वेश्चन टेस्ट में यूज करता हूँ। नहीं आप नहीं है टीआईएफआर का ही क्वेश्चन है। ओके, लेकिन मैं यूनिफॉर्मली वगैरह यूज नहीं करता हूँ। तो अगले बार टेस्ट पेपर वगैरह गेट का बनेगा ना, अगले बार गेट अच्छे से हो जाएगा। जैसे हमने जैम भी ना ऐसे ही लड़खड़ाते स्टार्ट किया था,
तो 2 साल का 1 साल के बाद अच्छा हो गया, मेहनत कर करके अच्छा कर लिया हम लोग, तो गेट भी अगले बार काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, यानी एफ डैश यदि बाउंडेड होता है ना तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है ना। तो इसका एफ डैश बाउंडेड है, या हम ना ऑप्शन के नेचर से भी चेक कर सकते हैं ना, नेचर से हम कैच कर सकते हैं। देखिए मैं कैच कैसे किया, मुझे रिजल्ट पता नहीं था, कॉन्फिडेंस कब है, लेकिन कुछ जानता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था, बट मैं ऑप्शन देख करके श्योर हो गया। इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, इसका भी डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, इसका भी डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, क्योंकि यह 2x आएगा तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन एक यही ऑप्शन सी है जो कि बाउंडेड है, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो इसलिए मैं श्योर हो गया। यानी फंक्शन भी बाउंडेड है और डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, तो सोने पर सुहागा हो गया। चलो ये आप लोग चेक कर लोगे ना इजीली, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको इजीली चेक कर लेना। ट्रिपल इंटीग्रेशन कीजिएगा तो शायद अलग अलग वो, माने इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से बेटर है, इंडिपेंडेंट चेक करना है ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से बेटर है ना कि शायद इंटीग्रेशन करके चेक कर लीजिए। मीन्स आप लोग कैसे किए हैं, आप लोग सॉल्व किए हैं ना, संतोष तो करा दिए होंगे ना। यस सर, मार्जिनल निकालना है सर। मार्जिनल आप लोग निकाले थे, ठीक। मैंने क्या किया था, चूंकि मैं ये जैम के क्वेश्चन में पूछा था ना, तो साइन को मैंने कोर्स बना दिया था, पता नहीं शायद आप लोगों को मिलेगा, यदि आप प्रैक्टिस सेट वगैरह ट्राई करोगे ना तो उसमें मिलेगा, या फिर फुल लेंथ में पूछा जा चुका होगा, 2 चीज होगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी था सर ये। हाँ रोहित, लास्ट टाइम था सर ये। हाँ लास्ट टाइम था ना, तो इस बार प्रैक्टिस सेट में तब होगा, ठीक है, या एफएलटी में होगा। ये सब क्वेश्चन हो जाता है मेरे से, ये सब तो आसान है, ये सब मैथमेटिक्स है ना, ये सब मैथमेटिक्स है, स्टाइल्स नहीं है, नाम का स्टाइल्स है, बट है मैथमेटिक्स, इजीली हो जाता है। पता नहीं है कैसे होगा। और मैथ के क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ ये भी हो जाएगा, थोड़ा वो टाइम दोगे तो ये भी हो जाएगा, जीपी वगैरह का कुछ सीरीज वगैरह बनेगा, सेट हो जाएगा, या कुछ तो सेट हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है ना, हाँ सेट हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन जैम 2021 में या 20 में पूछा था, 20 में ही पूछा था, इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना करके, थोड़ा यहाँ एक है ना तो वहां ज्वाइंट में यहाँ वाई का पावर, यानी कुछ पावर में वाई भी दे दिया था। ओके, वही कहा था कि अभी डबल इंटीग्रेशन आया नहीं। चलो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रिपल है ना, डबल नहीं है, ट्रिपल है। आइए ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि डी हमारे पास ये है, ठीक है, और एक्स वाई जेड इसके बीच में है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है। ये तो अब हमारे लिए आसान हो गया ना, हम पहले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्यों करें, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सही है। अब हम जेड की लिमिट पुट करेंगे, तो देखो तो यानी आप एक कमरे में वहां बैठे रहेंगे ना, और ये प्लेन है, और मैं देखिए जब भी ट्रिपल इंटीग्रल आएगा ना आपको, आप ना देखो ट्रिपल का मतलब ये नहीं ना कि अब लेकर के ट्रिपल का क्वेश्चन कर रहे हो, वो बेवकूफी होता है। हाँ, जो भी क्वेश्चंस कीजिए स्टैंडर्ड ज्योमेट्री पे कीजिए। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का मतलब कि स्फीयर, पैराबोलॉइड, सर्कल या सिलेंडर या प्लेन, इससे बाहर मत जाइए, और उसके ज्यादा इंटरसेक्शन पर भी फोकस मत कीजिए। यदि गलती से आ भी गया ना तो आप वहां पर सोच पाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, सोचने के लिए टाइम चाहिए। यदि आप 5 से 10 मिनट दोगे ना तो डेफिनेटली ही सोच लोगे। यदि आपके पास और भी क्वेश्चंस करने के लिए है तो बाकी के क्वेश्चंस कीजिए। अब लगता है कि एकदम हाथ खाली हो चुका है, तब आराम से ट्राई कीजिए, करना ही वहां क्या है, बैठ के। हाँ, तो आप कमरे में बैठे होंगे, ऐसे प्लेन को गिरा दीजिए, एक प्लाई लेकर के ऐसे गिरा लीजिए, और इसको ना जेड एक्सिस मानिए, हाइट को। अब जमीन के नीचे से एक रे को इमिट कीजिए और ऐसे लेकर के जाइए, तो एंट्री कहां पर हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पर, यानी नीचे वाला एक्स वाई प्लेन, यानी जेड इक्वल टू 0 पर एंट्री हो रहा है, और एग्जिट कहां पर होगा, प्लाई पर होगा, प्लाई इन सेंस प्लेन पे होगा, 1 - x-,
और जैसे ये 2 वेरिएबल में चेंज हो गया, यानी जैसे एक का पुट कर दिए, आपका 99.99% काम इजी हो गया। ये हो गया। अब हमें प्रोजेक्शन लेना है, तो जब प्रोजेक्शन लीजिएगा ना, जब प्रोजेक्शन लीजिएगा तो देखिए कैसा आएगा। कुछ इसी टाइप का प्लेन बनेगा। ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स वाई प्लेन ले लो, ये एक्स वाई प्लेन। तो जब आप यहां से टॉर्च मारिएगा ऊपर से, तो टॉर्च मारिएगा तो इसका इमेज इसी के बीच में बनेगा ना, तो इसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर दीजिए। यानी प्लेन कैसा हो गया, ऐसा। और ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। समझ में आया? क्योंकि आप जेड पुट 0 पुट करोगे तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी लेस देन इक्वल टू 1। और x और y क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया? अब ये इजी हो गया, तो आप इसको कर दीजिए 0 से 1 माइनस एक्स और 0 से 1। पहले y का पुट कीजिए या x का, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या एक डिरिक्लेट टाइप का फॉर्मूला होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। उस टाइप के केस में ना, हाँ आप इसको बीटा है ना, डिरिचलेट कंडीशन। हाँ आप बीटा वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो यदि वो फॉर्मूला याद है तो आप यूज कर लीजिए, नहीं याद है तो सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कभी यूज करता नहीं हूँ, तो लिख लीजिए। एक्चुअली डिरिचलेट जो होता है वो मल्टी वेरिएबल बीटा होता है, मतलब मल्टी वेरिएबल बीटा। हाँ वो मल्टी वेरिएबल में होता है, वो कई कितने भी इंटीग्रेशन तक उसको कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, कितना आसान पूछा था नहीं, तो बहुत आसान है। ये भी आसान है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। ये सब मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो काफी कुछ है जो मेरे करने लायक है, मैं कर दूंगा। अब ये वेरिएंस पूछा है ना, तो मैं तो करूंगा तो मैथमेटिक्स लगाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं, या कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या इसका, या ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह से कर सकते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी है वो, प्रॉपर्टी है ना, मैं हो सकता है ट्रिपल इंटीग्रेशन से, बट ये प्रॉपर्टी से ज्यादा ही। हाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन से टाइम लगेगा। तो आपका गेट 2020 एमएस का हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अगले क्लास में एमएस का भी कर लेंगे आप, जो भी कॉमन होगा, ताकि हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए ये मत